चलिए आज के मैनेजमेंट की तरफ बढ़ा जाए। दरअसल आज से सुबह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स का आईपीओ खुला है। कुछ आईपीओ रिलेटेड स्नैपशॉट स्क्रीन पर रख देता हूं। पहले आज खुला है, फ्राइडे तक, परसों तक खुला रहेगा। 193 से 203 रुपए का प्राइस बैंड और कुल मिलाकर 418 करोड़ रुपए इस आईपीओ के जरिए कंपनी जुटाने की तैयारी कर रही है। इसी आईपीओ पे बातचीत करने के लिए कंपनी के सीएमडी, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर केएल बंसल सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। बंसल सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। अच्छा बंसल सर, पहला सवाल तो आज सुबह से खटक रहा है, ये आप लोग कैसे प्रोनाउंस करते हो? ये डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स है या डीईई डेवलपमेंट इंजीनियर्स है? हम डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड करके ही प्रोनाउंस करते हैं। हाँ, तो मैं सुबह से मतलब सही काम कर रहा था। ठीक है। अच्छा, मैं आऊं पहले फंड रेजिंग क्यों कर रहे हैं वगैरह वगैरह, उससे पहले जरा बेसिक समझ लेते हैं धंधा। आपके आने से पहले मैं आपका आरएचपी देख रहा था बंसल सर, उसमें लिखा था ये कंपनी प्रोसेस पाइपिंग सॉल्यूशंस के काम में, प्रोसेस पाइपिंग सॉल्यूशंस मैन्युफैक्चर करती है। अब पाइप मैन्युफैक्चरिंग सुना था मैंने, प्लंबिंग रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग सुना था। अब ये हमको समझाइए, प्रोसेस पाइपिंग कैसे फर्क है, क्या है ये? सर, ये मैं सबसे पहले ये आपको बताना चाहूंगा कि हम पाइप नहीं बनाते हैं, हम पाइप मैन्युफैक्चर नहीं करते। हाँ, पाइप का रॉ मटेरियल है एक्चुअली। हाँ, तो पाइप खरीदते हैं, उसके बाद फिटिंग्स बनाते हैं, फ्लैंजेस खरीदते हैं, फिर उसमें हम वैल्यू ऐड करके एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द साइट, जो साइट में जो कंस्ट्रक्शन साइट पे रिक्वायरमेंट होती है एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट को कनेक्ट करने के लिए, उसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगी हम उस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसको मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करते हैं साइट्स के ऊपर। और साइट के ऊपर फर्दर इरेक्शन वहां के कॉन्ट्रैक्टर करते हैं, उसमें हमारा प्ले नहीं है। तो हमारा काम बेसिकली प्रोक्योरमेंट, इंजीनियरिंग का है, प्रोक्योरमेंट का है, मैन्युफैक्चरिंग का है और सप्लाई का है, as per the engineering and as per the requirement which is there from, which varies from plant to plant. तो इसमें फिर हम क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? जब हम पाइप सोर्स कर लेते हैं तो हम उसके Value एडिटिव्स वगैरह addition, मैन्युफैक्चर करते हैं क्या? value addition we do it, plus we इसमें मेजर कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट है पाइप फिटिंग्स का, जो कि करीब 20% पाइप फिटिंग्स लगती हैं, वो हम मैन्युफैक्चर करते हैं। और बहुत सारे स्पेशलिटी कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हम मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बाद में उसको वेल्डिंग करने के बाद में एक प्रोसेस पाइपिंग सोल्यूशन बनता है, जो कि हमको इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और ये फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर वहां पे लगा देता है जो आपका लेना देना नहीं है, आप इस गैप को हाँ ब्रिज करते जी, हो? जी हाँ जी, हम मतलब 70% काम, अराउंड 70% काम हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग शॉप में करते हैं, और जो रिमेनिंग 30% काम है वो साइट के ऊपर साइट कॉन्ट्रैक्टर करता है, जिसका कि हमसे लेना देना नहीं। अच्छा, इसमें वोलेटिलिटी बहुत है। पाइप्स वाइप्स प्रोक्योर करना, मेटल की प्राइसेस अब्रप्टली मूव करती हैं, वोलेटाइल होती हैं। आप लोग जब प्रोक्योर करते हो, जब बिड करते हो, जब प्रोक्योर करते हो, इसके बीच में कोई डिफरेंशियल होता है, वो गैप होता होगा, तो ये सब पास ऑन कर सकते हो आप, ऐसा होता है ना? नहीं, हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हम कुछ भी चीज पास ऑन नहीं कर सकते। लेकिन हमने जो अपना मॉडल बनाया हुआ है, जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आता है उसके अगेंस्ट जो हमारी प्रोक्योरमेंट है, करीब 80% के करीब हम अपनी प्रोक्योरमेंट फाइनलाइज उसी दिन कर लेते हैं। मतलब उसी दिन का मतलब प्रैक्टिकली ये कहने का मतलब है कि 10 दिन के अंदर अंदर हम अपने ऑर्डर अपने वेंडर्स के ऊपर प्लेस कर देते हैं, जिससे कि हमारी प्राइस प्रैक्टिकली आई विल से कंप्लीटली टाइड अप हो जाती है। तो उसमें हमारे पास मार्केट वोलेटिलिटी का कभी भी हिट नहीं आता। इसीलिए शायद जो फंड रेज हो रहा है उसमें कुछ पार्ट वर्किंग कैपिटल का है, वर्किंग कैपिटल हाँ इंटेंसिव बिजनेस होगा। मैं आता हूं उस पर, पहले अभी भी धंधा हाँ। समझ लेता हूं, नहीं तो फिर ये चीज मिस हो जाएगी। किस तरह के सेक्टर्स को आप लोग केटर करते हो? बातचीत से लग के और आरएचपी पढ़ के ऐसा लग रहा था कि ऑयल एंड गैस एज अ स्पेस पे डिपेंडेंस खासा है, ऐसा है क्या? सर, हमारी डिपेंडेंस ऑयल एंड गैस पे है, हमारी डिपेंडेंस पावर सेक्टर पे है। और जब हम ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करते हैं, उसमें रिफाइनरी सेक्टर भी आता है, उसमें पेट्रोकेमिकल सेक्टर भी आता है, उसमें एलएनजी सेक्टर भी आता है, इसमें जो अपकमिंग यूनिट्स हाइड्रोजन के आ रहे हैं वो भी आता है। केमिकल का बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि हम कर सकते हैं, अभी हमने उसको, उसमें अभी हमारी मेजर एंट्री नहीं है, क्योंकि हमारे पास उन कामों को करने के लिए या हमारे पास जितनी
एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको हम ऑलरेडी, जो प्राइमरी रिफाइनरीज का काम है, पेट्रोकेमिकल का काम है और पावर प्लांट्स के काम है, उससे हमारी कैपेसिटी ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, कंप्लीटली ऑक्युपाइड है। तो फॉलो अप सवाल फिर इसी से जुड़ा, कैपेसिटीज को लेकर 9 प्लांट्स हैं इंडिया प्लस थाईलैंड में। एक तो जहन में सवाल आया, थाईलैंड कैसे पहुंच गए आप, और दूसरा ये जो 9 प्लांट्स है इसमें एक फरवरी में और एक अप्रैल इसी साल कमीशन भी हुआ है, तो इस समय एज ऑन डेट टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी और किस यूटिलाइजेशन लेवल पे आप खड़े हो उस कैपेसिटीज पे? सर कैपेसिटी हमारी 1 लाख टन से ऊपर की हो जाएगी जब हम सारी इसकी, जो हमारा नया हाँ, प्लांट अंजार में आ रहा है, पूरा हो जाएगा। हाँ, और जहां तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात है, मैं उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट तरीके से समझाना चाहूंगा हाँ, कि जो हमारा आईईएम है, जिसमें कि हमारी कैपेसिटी डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ मीट्रिक टन, वो तब से चला आ रहा है जब से कि हम पावर सेक्टर का काम कर रहे थे मेजरली, क्योंकि 2015 तक हमने प्रैक्टिकली मेजर काम पावर सेक्टर का किया है, जिसमें कि यूनिट ऑफ मेजर मीट्रिक टन ही आता है। लेकिन 2015 के बाद में हमने अपने आप को ऑयल एंड गैस सेक्टर में जब डाइवर्सिफाई किया, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो यूनिट ऑफ मेजर है वो डाया इंच ऑफ वेल्डिंग आता है, ना कि मीट्रिक टन यूनिट आता है। तो जब हम उसकी बात करते हैं तो पिछले साल हमारा पलवल जो यूनिट है प्राइमरी, जिसको हम मदर यूनिट बोलते हैं, उसकी कैपेसिटी उस आईएम की टनेज के हिसाब से करीब 18,000 टन, 18 लाख इंच डाया आती है, जबकि हमने एक्चुअल काम उसका 28,000 डाया इंच से ऊपर किया है। तो हाँ। कहने का मतलब ये कि जो हम नए प्लांट लगा रहे हैं उसका प्राइमरी रीजन यही है कि हमारे पास बहुत कैपेसिटी की और रिक्वायरमेंट है, जो कि तो अब दैट हम एक्सप्लेन्स, अगर बिल्ड करने। आंकड़ा देखूं तो यूटिलाइजेशन लेवल थोड़े से ठंडे नजर आते हैं, शायद 9 मंथ के 52% के आसपास। तो आपने ब्यूटीफुली ये एक्सप्लेन कर दिया। मैंने हाँ, मैं इसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा यस था। यस, वही कह रहा हूं। हाँ, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो मीट्रिक टन में हमारी कैपेसिटी आपको कम नजर आएगी यूटिलाइजेशन में, बट जो हाँ, एक्चुअल यूनिट ऑफ मेजर पे लेके चलेंगे तो हमने 50% ज्यादा काम किया, मतलब 125 130% के करीब काम। ठीक है। अच्छा, प्लांट्स की जब चर्चा हुई तो आपका जो सेकंड लार्जेस्ट प्लांट है इंस्टॉल कैपेसिटी के लिहाज से, पालवाल का, क्योंकि मेरे ख्याल से अंजर सबसे बड़ा है, उसके बाद पालवाल है। पालवाल का यूनिट 3 इंस्पेक्ट हुआ था अभी अप्रैल में, और कुछ वायलेशंस आए थे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के प्रोविजंस के अंतर्गत। अब ये क्या मामला और क्या असर पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई वायलेशन का तो मतलब मेरी नॉलेज में इस तरीके का नहीं है। जो रिपोर्टेड है वो सब आरएचपी में रिपोर्टेड है, बट ऐसा कोई सीरियस यदि मामला होता तो मेरे को पता होता है, बट ऐसा कोई मामला है नहीं सर मेरे साथ। अच्छा, 418 करोड़ रुपए कुल मिलाकर फंड रेजिंग 2 पार्ट में हो रही है। फ्रेश इशुएंस है 325 करोड़ का, 93 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल है प्रमोटर्स का। ये जो 325 करोड़ रुपए उठाए जा रहे हैं फ्रेश इशुएंस के, इसका एंड यूज सर प्लस ये प्रमोटर्स अपना 100% स्टेक रिड्यूस करके 70% कर रहे हैं। कोई पैसे की जरूरत या आईपीओ लाने का मंशा थी इसीलिए बस? मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं सर कि जो हम प्राइमरी रेस कर रहे हैं वो 325 करोड़ की है, 325 करोड़ की है, जिसमें से कि हम 175 करोड़ को अपना डेट रीपेमेंट के लिए यूज करेंगे और 75 करोड़ एडिशनल वर्किंग कैपिटल के लिए जरूर यूज करेंगे। और जो बैलेंस 75 करोड़ है उसमें हम वो जनरल कारपोरेट पर्पस के लिए यूज करेंगे। और जो आपका सवाल है ओएफएस के लिए, ओएफएस बेसिकली क्योंकि हमारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि 25% हमको डाइल्यूट करना है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू मीट दैट रिक्वायरमेंट ओनली, और उसके आगे पीछे और कुछ भी बात नहीं करें। डेट रीपेमेंट, तो फिर बुक्स पे इस समय कितना डेट है, और जब रीपे कर देंगे, सक्सेसफुल आईपीओ हुआ और ये पैसा भुगतान हो गया, तो कितना इंटरेस्ट आउटगो बचेगा? क्योंकि FY24 के पहले 9 महीने में 28 करोड़ रुपए ब्याज पर खर्च हुआ है। कितनी सेविंग हो जाएगी अंदाजन, या अभी डेट कितना है ये बता दें? 400 करोड़ का डेट है सर, 400 करोड़ का डेट है एज ऑन 31 ऑफ 175 करोड़ रुपए दिसंबर। कम हो जाएगा। 175 पे हो जाएगा, तो आप ये मान के चलिए कि 20 करोड़ से ऊपर का हमारा इंटरेस्ट की सेविंग आएगी कम से कम। ओके, कुछ और हाइजीन क्वेश्चंस? ऑर्डर बुक कहां खड़ी है सर? ऑर्डर बुक हमारी सर 31 दिसंबर को 828 करोड़ की है, जो कि अभी तक की हमारी हिस्ट्री की सबसे ज्यादा ऑर्डर बुक है। और हमारी 828? अगेन मैं तो तो मतलब 828 पिछले साल का कुल रेवेन्यू करीब
600 करोड़ रुपए के आस 595 करोड़ रुपीस था। तो मतलब विजिबिलिटी अच्छी That's right. खासी ऑर्डर बुक के लिए आज से, ऐसा पकड़ूं। जी जी हाँ, जी हाँ, जी। अच्छा, कुछ ऑपरेशनल कंसर्न्स। 546 करोड़ रुपीस की इस साल के 9 महीने के नतीजे आपने आरएचपी में दिया, तो उसमें आय आई है 546 करोड़ रुपीस की। इबीटा मार्जिन 12.5% दिखा रहा है, पर ऑपरेटिंग इबीटा से कम है। नेट मार्जिन केवल 2.5% के आसपास है बंसल सर। तो ये ऑपरेशनली क्या ये जो आप पाइप प्रोक्योर करते हो, चीजें प्रोक्योर करते हो, कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ाते हो, इस बीच में मार्जिन ऐसी वेफर थिन होते हैं, या ये इंप्रूव होने की एक्सपेक्टेशन लेके चलूं? क्योंकि 2.5% के नेट मार्जिन तो बहुत वेफर थिन हो गया मामला। सर मैं उसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा हाँ। कि जब हम 2015 तक अपना पावर सेक्टर का काम करते थे तो हमारे टॉप लाइन बॉटम लाइन बहुत ही हेल्दी थे, मतलब वो तो पास्ट डेटा है, उसमें कुछ भी इशू नहीं है। लेकिन जब हमने 2015 के बाद में ऑयल एंड गैस सेक्टर में ट्रांसफर किया अपने आप को, क्योंकि ऑयल एंड पावर सेक्टर के काम बिल्कुल खत्म हो गए थे, और जो ऑयल एंड गैस और पावर सेक्टर के काम में बेसिक डिफरेंस है सर, वो ये है कि ऑयल एंड गैस में वॉल्यूम्स ऑफ वर्क, जो वॉल्यूम्स ऑफ पाइप्स या जो भी हम हैंडल करते हैं, वो बहुत ही लार्ज होता है और कंपैरेटिवली उसका वेट कम होता है। और जब हम पावर सेक्टर का काम करते हैं तब हमारा वेट बहुत ज्यादा होता है और वॉल्यूम बहुत कम होता है। और जब ये कोविड पीरियड के बाद में हमने फर्स्ट टाइम अपने आप को ऐसा महसूस किया कि हमारे पास ऑर्डर्स की कमी है, और उस लिए हमने ऑर्डर्स को फिल करने के लिए हमने 3 बड़े ऑर्डर उठाए जॉब वर्क बेसिस के ऊपर, जिसमें कि करीब 30,000 टन ऑफ मटेरियल हमको कस्टमर ने सप्लाई कर दिया। और वो 30,000 टन मटेरियल जो कि हमने 2 साल में हैंडल करना था, तो अच्छा। उन्होंने 4 महीने में हमारी फैक्ट्री में लाके छोड़ दिया। तो हाँ। उसके कारण हमें दुनिया भर की आप साइट्स के ऊपर अपनी फैक्ट्री के बियॉन्ड जाकर हाँ। जगह लीज पे लेनी पड़ी, उसको डेवलप करना पड़ा, उसके ऊपर खर्चा करना पड़ा, फिर वहां से मटेरियल अपनी फैक्ट्री में लेके आना पड़ा। हम्म। तो हमारे 2 मेजर हेड्स थे, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। हाँ। और मैं तो किसी एबरेशन के चलते हुआ आपकी, अब आप आउटलुक नहीं दोगे और मैं पूछूंगा भी नहीं, लेकिन मैं मान के चलूं इस कमेंट्री से कि मार्जिन यहां से इवेंचुअली एक्सपैंड होने चाहिए। पूरी पूरी उम्मीद है सर, पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, क्योंकि हिस्टोरिकली भी ओके। हम ऐसा करते रहे हैं। अच्छा, कई लोग ये और कहते हैं कि टेबल पे बहुत ज्यादा कुछ छोड़ा नहीं है, लेकिन वो सवाल आपके लिए नहीं है, मैं एनालिस्ट को जोड़ता हूं। टेबल पे बहुत छोड़ा सर, मैं आपको समझ। आज मैं आता हूं आनंद राठी के हेड इक्विटी रिसर्च नरेंद्र सोलंकी साहब जुड़ते हुए। सोलंकी साहब, धंधा कैसा लगा? और मैं टेबल पे कुछ छोड़ा नहीं, इसीलिए मैं कह रहा था कि मैंने एनालाइज करा था इनका ईपीएस, उस लिहाज से ये अपर बैंड पे 56.5 टाइम्स पे मुझे ऑफर किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है फुल्ली प्राइस टाइप, लेकिन आप लोग का भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या करना चाहिए भाई डीईई सॉरी डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स पे? जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी। जी, हमारी इस आईपीओ पे सब्सक्राइब की रेटिंग है फिलहाल, और इसके अगर आप मैं 2-3 चीज़ बताता हूँ। अगर आप बिजनेस को देखें जो इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट कर रही है, तो काफ़ी जो प्रोसेस पाइपिंग सॉल्यूशन ये जनरली जितनी प्रोसेस इंडस्ट्रीज है उसमें कैटर करता है। फिलहाल जो कंपनी का एक्सपोजर है वो ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल एंड पावर सेगमेंट में है। हिस्टोरिकली पहले कंपनी पावर सेगमेंट में ऑफर करती थी अपनी सर्विसेज, बाद में इन्होंने ऑयल एंड गैस एंड पेट्रोकेमिकल्स में डाइवर्सिफाई किया, एंड इवन आगे जाके फूड एंड बेवरेजेस हो गया, आपका केमिकल्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, ये सारी इंडस्ट्रीज में भी कंपनी इजीली कैटर कर सकती है, क्योंकि सिमिलर टाइप की इंस्ट्रूमेंट्स और जो इक्विपमेंट्स हाँ। की रिक्वायरमेंट वहाँ तो पे भी ये होती है। सब्सक्राइब जो कॉल है सोलंकी सर, ये लिस्टिंग गेन्स या फिर लॉन्ग टर्म या दोनों के लिए आज से? जी, इसमें आप दोनों तरीके का पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अगर आप प्राइसिंग की बात करें तो जो मार्जिन्स इसमें दिख रहे हैं, तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स अर्ली सिंगल डिजिट्स में है, जो कि स्कोप है बिल्कुल कंपनी के लिए, बिकॉज यूटिलाइजेशन थोड़ा सा कम है यहाँ पे। राइट। यूटिलाइजेशन इंप्रूव होगा तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स इंप्रूव होगा। इंप्रूव पैट होंगे। में अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी ऑलमोस्ट 5% ऑफ टॉप लाइन है, जो कि रिड्यूस होनी कंपनी है। ने अपने, हाँ, तो वहाँ पे रिड्यूस होगी, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ओके। पैट लेवल पे डबल होने का एटलीस्ट चांसेस है। तो आपका लीजिए भाई, सोलंकी साहब कह रहे हैं सब्सक्राइब है, चाहे तो लिस्टिंग गेन्स लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। बंसल सर अब तो मुस्कुरा दीजिए, मेरा काम है थोड़ा सा
वो कंसर्न्स को हाईलाइट करना, लेकिन एनालिस्ट बुलिश हैं इस आईपीओ को लेकर। भाई चाहें तो आनंद राठी का व्यू है सब्सक्राइब करने का। बंसल सर, सोलंकी साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।